वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। वक्फ बोर्ड कर्नाटक के इंतखाबात अगले महीने, क्या डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ दोबारा जीत पाएंगे ये इंतखाबात? 8 मार्च को जिला सांबरकांठा में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम अज़ीमुश्शान इजलास का होगा इनेकाद। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला, गायब 7वीं लड़की मधुबनी से बरामद। अदालत ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास पार्टियों को मिलने वाले फंड और अखराजात के इंकिशाफ की ताकत नहीं है? बालाकोट हमला, 300 दहशतगर्दों के मारे जाने की आखिर हकीकत क्या है? नेपाल अंधोनाक हेलीकॉप्टर हादसा, वजीर सियाहत समेत 7 की मौत। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कारगुजार हाई कमिश्नर तलब। कश्मीर बड़गाम में फिजाया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत 7 अफराद जाँ बहक। हमने पाकिस्तानी जंगी तैयारा मार गिराया, हमें एक तैयारे का नुकसान, वज़ारत खारिजा का बयान। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जंग छिड़ी तो मेरे और नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं रहेगा कंट्रोल। तुर्की के सदर एर्दोगान भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी कराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, अली शाहीन का बयान। खाशिकजी कत्ल केस से पर्दा उठाने की कोशिश, कांग्रेस में करारदाद। ब्रेग्जिट तारीख को मुअक्कर किए जाने का इम्कान। हमास ने खालिद मशअल के नाम मंसूब बयान मनगढ़ंत करार दिया। गरबी उर्दून में इसराइली फौज का वहशियाना क्रैकडाउन, 24 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। यौमुल अर्स पर 30 मार्च को गजा में मिलियन मार्च का ऐलान। इदलिब में 3 रोज में असद रजीम के 20 फौजी हलाक। हम शाम में सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। आइए नाज़रीन, आज की तफसीलात पर नज़र डालने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला करूँ कि आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है। जो अहम तरीन आजकल का जो हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के वार को लेकर के, उस पर एक अहम तरीन नुकात पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। आप भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। वक्फ बोर्ड कर्नाटक के चेयरमैन के इंतखाब के लिए 2 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं। 2 मुतवल्लियों के इंतखाब के लिए जुमला 14 उम्मीदवार अपनी नामजदगी जमा कर चुके हैं। इन उम्मीदवारों में सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जाने वाले कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब डॉक्टर यूसुफ साहब से सीधी बात ने बात की। इस मौके पर कई सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वो दोबारा इस ओहदे के लिए मुंतखब कर लिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने दौर में कई एक अहम काम अंजाम दिए हैं। जैसा कि उनका दावा है, उनका कहना है कि उनके ही दौर में तमाम औकाफी इदारों में यकसां इंतजामिया राइज करने के लिए वक्फ बोर्ड का हाई लॉ मुरतब करके नाफिज किया गया था। वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन के लिए कवानीन और ज़वाबित मंजूर किए गए हैं। वक्फ बोर्ड में 177 नए मुलाजिमीन का तकर्रुर अमल में लाया गया है। औकाफी जायदादों के दूसरे सर्वे के काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। वक्फ एक्ट के तहत गैर कानूनी कब्जा वाले जायदादों की निशानदेही करके उन्हें खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की गई 8 औकाफी जायदादों को दोबारा औकाफी मिल्कियत में बहाल कर लिया गया। औकाफी जायदादों की रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम शुरू हुआ और बेंगलुरु अर्बन की जायदादों के रिकॉर्ड अपडेट किए गए। साबिक वजीर मरहूम कमरुल इस्लाम के ताउन से वक्फ बोर्ड को खुसूसी ग्रांट मिला, जिसके जरिए मसाजिद के अइम्मा व मुअज्जिरीन को माहाना एजाजिया देने की स्कीम लागू हुई। बलहल्ली देहात में वक्फ की 40 एकड़ जमीन जिसको हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया था, उस वक्त के वजीर आला सिद्धारामैया से रुजू होकर इस जगह को डी नोटिफिकेशन कराने के बाद दोबारा वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया गया। मलूज रहे कि कर्नाटक में करोड़ों रुपए की कई जायदादें मौजूद हैं। इसकी निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड कायम है। तकरीबन कर्नाटक में 31,000 छोटे बड़े इदारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। मसाजिद, मदारिस, ईदगाह, कब्रस्तान, आस्थाने और दरगाहें, आशुरखाने वगैरह शामिल हैं। इन औकाफी इदारों की निगरानी, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए 13 रुकन बोर्ड होता है, जिसमें मुख्तलिफ ज़ुमरों से मेंबरों को मुंतखब और नामजद किया जाता है, जिनमें मुतवल्लियों के ज़ुमरे से 2 मुतवल्लियों को मुंतखब किया जाता है। 1 लाख रुपए से जायद आमदनी वाले इदारे 2 मुतवल्लियों को मुंतखब करने का हक रखते हैं। इस वक्त डॉक्टर यूसुफ एक बार फिर मैदान में हैं और अपील भी कर रहे हैं कि उनको मुंतखब करके लाया जाए ताकि दोबारा वो अपनी खिदमत वक्फ बोर्ड को दे सके।
अब खबर गुजरात से। 8 मार्च को जिला सांबरकांठा में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद होने जा रहा है। ये इजलास हज़रत मौलाना सैयद राबिअ हसनी नदवी मद्दिज़िल्लहुल आली और हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी मद्दिज़िल्लहुल आली की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इजलास बाद नमाज मगरिब से रात 10 बजे तक अज़ीमुश्शान पैमाने पर साबरकांठा के इस्लामपुरा गांव में कब्रिस्तान वाले मैदान में रखा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले में बेदारी पैदा करने और मिली तहरीकात को पूरे इलाके में फैलाने के अलावा पर्सनल लॉ का तारुफ इलाके में करवाने के लिए इस इजलास को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस इजलास में मौलाना उमरैन महफूज रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी शिरकत करेंगे और साथ ही मशहूर नात खां कारी अब्दुल सत्तार साहब मंसूरपुरी भी तशरीफ लाने वाले हैं। जिला इंतजामिया प्रोग्राम की जिम्मेदारान ने तमाम साबरकांठा के मुसलमानों से गुजारिश की है कि वो बिला मजहब व तफरीक इस इजलास में शरीक हों और फिर अपने साथ दीगर साथियों को भी लाने की फिक्र करते हुए उलमा इकराम के बयानात से महजूज हों। मजीद मालूमात के लिए मौली मोहम्मद आरिफ से इस नंबर पर 9909324554 और मौलाना हमदान से इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 9558563780। अब खबर बिहार से। बिहार के मुकामा शेल्टर होम से गायब हुई सातों लड़कियां, जिसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से मुंसलिक 5 मुतासिरीन भी शामिल हैं, को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 7वीं लड़की को मंगल की शब बिहार के मधुबनी से बरामद किया गया। खबरों के मुताबिक बरामद लड़की मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिनसी इस्तेहसाल के मामले में अहम गवाह भी है। इसी 7वीं लड़की ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाक़े के अहम मुलजिम ब्रिजेश ठाकर पर सीधे तौर पर असमत दरी का इल्जाम आयद किया था। काबिल जिक्र है कि इससे कबल पीर के रोज 6 लड़कियों को दरभंगा के गाँव से बरामद किया गया था। ये लड़कियां 23 फरवरी की शब मुकामा वाक़े एक शेल्टर होम से फरार हो गई थी। इससे कबल बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि कुछ जांच रिपोर्ट आई हैं लेकिन उन्हें पड़ा नहीं है। लेकिन मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक शेल्टर होम की लड़कियां खिड़की का ग्रिल काटकर नहीं बल्कि मेन गेट से निकली थी। उन्होंने ये भी अंदेशा जाहिर किया था कि ऐसे हो सकता है कि उन्हें भगाया गया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने लड़कियों से गायब होने से मुतालिक मंगल के रोज सवाल भी उठाया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मुजफ्फरपुर असमत दरी वाक़े की मुतासिरा और गवाह लड़कियां भागी नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें एक साजिश के तहत भगाने की स्क्रिप्ट लिखी गई ताकि इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे सफेद पोशों को बचाया जा सके। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि क्या उसके पास सियासी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कुव्वत नहीं है जो उनको मिलने वाले फंड और अखराजात की तफसीलात का इंकशाफ करने की उसकी हिदायत की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसको यकीनी बनाना होगा कि सियासी पार्टियां उसकी हिदायत पर अमल पैरा हों और पूछा कि क्या आपके पास मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई करने की कुव्वत नहीं है। कमीशन ने अपने जवाब में बेंच से कहा कि वो लगातार इन सियासी पार्टियों को खत लिख रहे हैं जिन्होंने अपने अखराजात की तफसील पेश नहीं की। अदालत ने कहा कि आपने उनको लिखा लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। अब आगे क्या? जब हिदायतों को माना ही नहीं गया है तो हमें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास क्या इख्तियारात हैं। आपका जवाब आपकी बेबसी को जाहिर करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हलफनामा दायर करके बताने को कहा है कि उसके पास सियासी पार्टियों के अखराजात के इंकिशाफ के लिए और उसको रेगुलेटरी की निफाज को यकीनी बनाने के लिए क्या इख्तियारात और कुव्वत हैं और अगर इन बातों की खिलाफ वर्जी की जाती है तो क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। अब खबर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के। पाकिस्तानी सरहद में इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई और दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी किए जाने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है और इस हमले में 300 दहशतगर्द मारे गए हैं। मीडिया के बरअक्स हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी खारिजा ने अपने बयान में बालाकोट वाक़े दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की तस्दीक तो की थी लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया था कि इस कार्रवाई में कितने दहशतगर्दों की जान गई। इस हमले के बाद से ही दहशतगर्दों की हलाकतों की तादाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है और तस्वीर कहाँ हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई एजेंसी AFP ने बालाकोट के मकामी लोगों से बातचीत की है और इस हमले के बारे में जानकारी हासिल की है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक लोगों ने देर रात कम से कम 4 धमाकों की आवाजें सुनी थी लेकिन इन धमाकों से काफी नुकसान हुआ। एजेंसी के मुताबिक बालाकोट में रहने वाले 25 साल अफजल का कहना है कि पास में एक घर है जिसकी दीवार धमाके से गिर गई और एक शख्स को मामूली चोटें आई। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तानी फौज सहाफियों को हमले वाली जगह पर भी ले गई।
AFP का कहना है कि इसके रिपोर्टर ने वहां धमाके से बनी तकरीबन 6 फीट गहरा और उतना ही चौड़ा गड़ा देखा। उसके अलावा 2 पेड़ देखे जो आधे कटे हुए थे और नजदीक ही बने मिट्टी के 3 घरों में एक की दीवार गिर गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत की कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि BBC उर्दू ने अपनी एक रिपोर्ट में मुतासिरा इलाके के एक बाशिंदे शफीक का हवाला देते हुए लिखा है कि इस दिन 3 बजे इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। एक नहीं बल्कि तकरीबन 5 धमाके हुए और उससे सारा इलाका लरज उठा। इंतहाई शदीद धमाका था। हम सब लोग उठकर बैठ गए थे। वक्ती तौर पर पता नहीं चला, लेकिन अब पता चला है कि कंगड़ नामी इलाके में कुछ मकानात वगैरह गिरे। इसने मजीद बताया कि फिर उसके बाद हमें जहाज की आवाज आई। 5-10 मिनट बाद उसकी आवाज बंद हो गई। फिर उसके बाद हमें अपनी तरफ से आवाजें आई। जब हम सुबह वहां गए जहां बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दरख्त भी थे और 4-5 मकान भी तबाह हुए थे। एक बंदा भी है जो जख्मी हुआ है। BBC ने इस बाशिंदे के साथ बातचीत की वीडियो भी जारी की है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी खबर रसा एजेंसी राइटर्स ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में सिर्फ एक शख्स के जख्मी होने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि मीडिया और हज़्ब इक़्तिदार की सियासी रहनुमाओं की तरफ से किए गए दावों की बुनियाद और उसका मकसद क्या है। ये सवाल ऐसे में और भी अहम हो जाता है जब पाकिस्तान इस हमले में किसी भी तरह के जानी और माली नुकसान से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि वह हमले की जगह पर बैनुल अक़वामी मीडिया को ले जाकर दिखाना चाहता है कि वहां कुछ भी नहीं हुआ है। अब खबर नेपाल से। एक अंधोनाक हेलीकॉप्टर हादसे में बुध के रोज नेपाल के शहरी हवाबाजी और सयाहत के वजीर रविंद्र अधिकारी की मौत हो गई है। उनके साथ ही हेलीकॉप्टर में सवार मजीद 6 लोग हलाक हो गए हैं। टॉपलजंग की जिला मजिस्ट्रेट इंज भंडारी ने इस सिलसिले में बताया कि गांव के कुछ बाशिंदों के मुताबिक उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद वहां पर धुआं और आग देखी गई। जिला इंतजामिया ने इस हादसे में रविंद्र अधिकारी, हेलीकॉप्टर के पायलट कैप्टन प्रभाकर, सयाहती ताजर आंग चिरिंग शेरिया, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन घमरी और वजीर आजम के करीबी मुआविन युवराज दहल, ब्रेंद्र श्रीशिट और धर्वादास भोची भाया की मौत होने की तस्दीक की है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों की बुध के हिंदुस्तानी फिजाइया हुदूद में होकर फौजी अड्डों को निशाना बनाने पर यहां पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतिजाज दर्ज किया है। जराये ने बताया कि पाकिस्तानी कारगुजार हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को साउथ ब्लॉक में तलब किया गया। समझा जाता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फिजाइया के हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होकर फौजी अड्डों को निशाना बनाने पर शदीद एहतिजाज किया। अब खबर श्रीनगर से। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम के गिरेंद कलान में बुध के रोज इंडियन एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार 6 एहलकार बशमूल 2 पायलट जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में एक 25 साला नौजवान किफायत हुसैन गिनाई वलद मोहम्मद रमजान गिनाई भी जाँ बहक हुआ है। जरा ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर बुध को सुबह के करीब 10:30 बजे जिला बड़गाम के गिरेंद कलान नामी गांव में एक खुले मैदान में गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में तैयारे पर सवार 6 एहलकार बशमूल 2 पायलट जाँ बहक हुए हैं। जाए हादसे से 7 लाशें बरामद की गई हैं। महलूकीन में मकामी नौजवान किफायत हुसैन भी शामिल है। वो तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर की जद में आ गया था। एक और खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर जैश-ए मोहम्मद के कैंपों पर हिंदुस्तानी फिजाइया की तरफ से किए गए फिजाई हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इस दरमियान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान रवीश कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया है। नीज मेग 21 पायलट इस जवाबी कार्रवाई के बाद से अब तक लापता है। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने नामानिगारों से बताया, पुलवामा में CRPF पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने मंगल को पाकिस्तान के बालाकोट में वाक़ जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्द कैंप को तबाह करने की कार्रवाई की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने बुध की सुबह हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर कार्रवाई करते हुए फिजाइया ने इसका एक जंगी तैयारा मार गिराया। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के इरादों को नाकाम करने के दौरान हमें एक जहाज का नुकसान हुआ और हमारा एक पायलट अभी तक लापता है। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि हम अभी अपने पायलट को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि हमारा एक पायलट उनके कब्जे में है। हम पाकिस्तान के दावे की जांच कर रहे हैं। नाज़रीन, अब एक खुसूसी रिपोर्ट अब्दुल सत्तार की है। जंग को लेकर के उन्होंने एक अहम तरीन तबसरा किया है। मैं उसके 1-2 पैराग्राफ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान और भारत जौहरी हथियारों से मुसल्लह हैं। आजकल दोनों ममालिक में जंगी जुनून उरूज पर है। अब कशीदगी के बढ़ने से जंग के साये दोनों ममालिक की 1 अरब 50 करोड़ की आबादी के सर पर मंडला रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि भारत के पास 130 के करीब जौहरी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान तकरीबन 1
50 तबाहकुन हथियार रखता है, 150 तबाहकुन हथियार रखता है। दोनों ममालिक के पास तवील फासले के मिसाइल भी हैं, जिसकी बदौलत भारत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत कई पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई शहरों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र कई माहिरीन का ख्याल है कि अगर जंग शुरू हुई तो खदशा है कि जौहरी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, जिसके न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में भी असरात होंगे। अमरीकी मुहक्किकीन की 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग होती है और अगर दोनों ममालिक इसमें 15 किलो टन की 100 बम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जद में आकर 2 करोड़ 10 लाख अफराद हलाक हो सकते हैं, जबकि वो जोन की झली बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा इन धमाकों के असरात से माहौल में जबरदस्त तब्दीली रौनुमा हो सकती है, जिससे 2 अरब के करीब इंसान फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। इन तमाम हकाइक के बावजूद दोनों ममालिक में जंगी जुनून उरूज पर है, ताहम इस सूरत हाल पर अमन पसंदों की कलील अकलियत बहुत परेशान है। मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने जंगी जुनून पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जो लोग जंग और तबाही का मुतालबा कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें जंग में भेजा जाए ताकि उन्हें पता चले कि जंग क्या होती है। अब खबर पाकिस्तान से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दहशतगर्दी के लिए उसकी सरजमीन का इस्तेमाल हो। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्ल और भरोसे से काम लें। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि पहली वर्ल्ड वॉर 6 साल तक चली, दूसरे में हिटलर रूस को जीतना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका अफगानिस्तान में 17 साल फंसा रहा। इमरान खान ने कहा कि जंग छिड़ने के बाद ये मेरे या नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को दावत दी कि वो आएं और पुलवामा से वाबस्ता मसले पर बैठकर हल निकालें। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि पुलवामा में जो कुछ हुआ है उसके बाद हिंदुस्तान जिस दर्द से गुजर रहा है वो मुझे मालूम है। गुज़श्ता 10 सालों में कई अस्पतालों में गया हूँ, बम धमाकों के मुतासिरीन को देखा है, मुझे मालूम है कि मरने वालों के कुंभों के साथ क्या होता है। नाज़रीन, अब खबरों का सिलसिला आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहले खबर तुर्की से। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और झड़पों से किसी भी फरीक को कुछ हासिल न होगा, बल्कि इससे इन दोनों ममालिक और दोनों ममालिक ही बुरी तरह मुतासिर होंगे। तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद अफरोज इक़दाम उठाने और कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार तुर्की की कौमी असम्बली में तुर्की पाकिस्तान इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन अली शाहीन ने करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तुर्की दुनिया में अपना आला मकाम और सद-ए-दुगान एक अजीम सियासतदान और रहनुमा होने की हैसियत से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के किरदार को अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और झड़पों की वजह से पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरा लायक है, जिस पर काबू पाना इंतहाई कठिन काम है। कशीदगी जारी रहने की सूरत में हालात मजीद खराब हो सकते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद कशीदगी दोनों ममालिक की सरहदों को उबूर करते हुए पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। नाज़रीन, अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी डेमोक्रेट्स के एक ग्रुप ने कांग्रेस में CIA के डायरेक्टर डॉन कोटिस की सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिगजी के कत्ल पर मबनी रिपोर्ट की तैयारी के लिए एक करारदाद पेश की है। इस करारदाद में कोटिस ने काशिगजी कत्ल केस से मुतालिक कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करने में हमारी मदद करे। अगर ये करारदाद मंजूर हुई तो कोटिस 1 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करते हुए कांग्रेस को पेश करेंगे। याद रहे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिगजी को गुज़श्ता साल 2 अक्टूबर को इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और लाश गायब कर दी गई थी। नाज़रीन, अब खबर गजा की पट्टी से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने जमात की सियासी शोबे के साबिक सरबराह खालिद मशअल के नाम मीडिया में शाये होने वाले बयान को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है। बयान में कहा गया है कि ज़राए अबलाग में खालिद मशअल के नाम जो बयान मंसूब किया गया है वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। ख्याल रहे कि हाफ पोस्ट अरबी नामी एक वेबसाइट ने खालिद मशअल के नाम मंसूब एक बयान में कहा था कि उन्होंने कहा है कि सदर महमूद अब्बास सदी की डील के खिलाफ मारिके आरा मुहिम शुरू करेंगे। सदी की डील की अमरीकी साजिश के खिलाफ फिलिस्तीनी कौम और हमास सदर अब्बास का साथ देगी। हमास की तरफ से जारी करदा बयान की एक नकल मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन को मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया कि खालिद मशअल ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया और न ही हमास सदर महमूद अब्बास की पॉलिसी पर एतबार करती है।
अब खबर गरब उर्दून से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली फौज की मंगल के रोज घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 24 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक सिहनी फौज की भारी नफरी ने गरब उर्दून और अलकुद्स में जगह जगह छापे मारे। इस दौरान इसराइली फौज ने साबिक असीरान और बच्चों समेत 2 दर्जन फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि फौज ने मंगल को अलसबा और रात के वक्त छापामार कार्रवाइयों में इश्तिहारी करार दिए गए फिलिस्तीनी और मुजाहमतकारों समेत 19 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। इधर फिलिस्तीनी जराये का कहना है कि इसराइली फौज ने रामल्ला और अल-खलील में इसराइली फौज ने छापामार कार्यों में बड़े पैमाने पर लूट मार मचाई है। लूटी गई रकम की मालियत लाखों की शक्ल बताई जाती है। अब खबर गज्जा से। फिलिस्तीन में गज्जा की नाकाबंदी के खिलाफ और देरीना हक वापसी के हुसूल के लिए गुज़िश्ता 1 साल से जारी मुजाहिरों की इंतकामी कमेटी ने 30 मार्च यानी यौमुल अर्ज को मुजाहिरों का 1 साल पूरा होने के मौके पर अज़ीमुश्शान मिलियन मार्च का ऐलान किया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक इंतजामी कमेटी बरा अज़ीमुश्शान मार्च हक वापसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 30 मार्च 2019 को एहतिजाज का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस मौके पर यह गैर मसबूक और गैर मामूली मिलियन मार्च का इनेकाद किया जाएगा। कमेटी की इंतजामिया ने शिमाली गज्जा में बहरी नाकाबंदी तोड़ने की 25वीं कोशिश के मौके पर कहा कि गज्जा में बर्री और बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए मुजाहिरे मंतकी अंजाम तक जारी रखे जाएंगे। अब खबर बैरूत से। शाम के जंगजदा इलाके इदलिब में गुज़िश्ता 3 रोज में मुसल्लह जंगजुओं और असद रजीम की फौज के दरमियान होने वाले तसादुम के नतीजे में कम से कम 20 सरकारी फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। शाम में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि शिमाली मगरबी शाम में तहरीर-उश-शाम हर्रास अद-दीन अस्करी ग्रुपों का असदी फौज के साथ तसादुम हुआ, जिसमें कम से कम 20 फौजी हलाक हो गए। इदलिब में असद रजीम के खिलाफ मुखालिफ जंगजों का यह सबसे बड़ा हमला है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम शाम में सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। एक प्राइवेट चैनल की बराह रास्त नशरियात में एजेंडे के सवालात के जवाब देते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि बाज हल्के तुर्की की पूरी शामी सरहद के साथ जमा होने वाले अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK और YPG के खतरे को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन शाम के शिमाल में दहशतगर्दों के खिलाफ जद्दोजहद तुर्की के लिए बका के मसले की हैसियत रखती है। हम शाम में सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमारे लिए अहम बात यह है कि सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल तुर्की के हाथ में हो, उसे हम जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका के हाथ में नहीं जाने देंगे। इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि तुर्की के बगैर शाम में बहरान का हल मुमकिन नहीं है। अब खबर तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। तुर्क जमहूरी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज नीला वतन 2019 के नाम से हो गया है, जिसमें 103 बहरी जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। रोजनामा यानी शफक की खबर के मुताबिक बर्री मशकें तुर्की से मुल्हिका तीनों समंदरों में होगी, जिनमें F-16 तैयारे भी शामिल होंगे। ये मशकें 8 मार्च को खत्म होंगी। रोजनामा खबर तुर्क का लिखना है कि हिस्पानवी शहर बार्सिलोना में मुनक्किदा आलमी मोबाइल कांग्रेस 2019 में 6ठी बार शामिल तुर्क इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वेस्टेल ने गूगल से मुश्तरका ताउन का ऐलान किया है। बताया गया है कि वेस्टेल एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के ताज़ा वर्जन पाई से आरास्ता टीवी सेट्स मनीसा में वाक़ डिजिटल सिटी में तैयार करेगा, जिनकी यूरोप को बरामदात इस साल मई में शुरू होने का इम्कान है। रोजनामा वतन के मुताबिक दुनिया भर में किफ़ायत बख्श शहरी जिंदगी, जराइम की शरह में कमी, शोबे सेहत की खिदमात, आलूदगी और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर गैर जानिबदाराना तज्जिया करने वाले इदारे नम्बियो ने सेहतमंदाना शहरों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें 5वें नंबर पर तुर्क शहर बरसा है। दुनिया की दूसरी बड़ी हवाबाजी की नुमाइश टेक्नोफेस्ट इस्तांबुल 2019 के लिए दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख कल है। रोजनामा स्टार की खबर में लिखा है कि इस साल नुमाइश में उड़ने वाली गाड़ियों की डिजाइन भी पेश किए जाएंगे, जिनमें कामयाबी पर 2 मिलियन तुर्क लेरे का इनाम मिलेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।